दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी हमारी जिद्दी बिलियनियर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें। चलिए आज के एपिसोड नंबर 21 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। मयूरी ने झटपट अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ सड़क पर गाड़ी चला रहा सिद्धार्थ को फ़ोन आया और उसने जवाब देकर कहा, हेलो। उसकी धीमी और सुरीली आवाज सुनकर मयूरी का मन रोने को हुआ। ये फ्रीजर में ठंडी हवा फेंक रहा था और स्थिति चिंताजनक थी। अगर वो कहती कि उसे ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी तो वो झूठ बोल रही थी, और उसे इतनी ठंड लग रही थी कि उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने कांप कर कहा, हेलो यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप अभी कहाँ हैं? मैं ऑफिस के फ्रीजर में फंस गई हूँ। क्या आप किसी को फोन करके मेरे लिए दरवाजा खुलवा सकते हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसकी बात सुनकर आगे से सिद्धार्थ ने घबरा कर कहा, क्या फ्रीजर? तुम उसके अंदर क्यों फंसी हो? गाड़ी के अचानक रुकने पर उसे टायरों की तेज आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ ने तेजी से ब्रेक लगा दिए थे, क्योंकि वो एक व्यस्त मुख्य सड़क पर गाड़ी चला रहा था। इसलिए जैसे उसने ब्रेक लगाया तो पीछे वाली गाड़ी तो समय पर रुक गई, लेकिन उसके पीछे वाली गाड़ियां उसी भाग्य से नहीं बच पाई और पेंग 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 वो सभी एक दूसरे से टकरा गई। इसी समय चारों तरफ से हॉर्न की आवाज गूंज उठी। जब लोग गाली देने ही वाले थे तभी सिद्धार्थ, जो इस सब का कारण था, उसने स्टीयरिंग व्हील जोर से घुमाया और उसकी बेंटले गाड़ी गुलेरिया किंग की दिशा में तेजी से निकल गई। वो क्रैश साइड से भाग गया था। वहीं उधर मयूरी को बुरा लग रहा था। वो दरवाजे के कोने पर फर्श पर बैठ गई, खुद को समेटकर एक गेंद की तरह सिकुड़ गई ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। वो अभी भी फोन पर बात कर रही थी। उसने सिद्धार्थ की बात का जवाब देकर कहा, आपको खुद से पूछना होगा, हाइनेस प्रेसिडेंट यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप अपनी कंपनी के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? आपके एक एम्प्लॉय ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की गहरी आंखें तेज हो गई, मानो रात के आकाश में उड़ के बिजली के बाज की आंखों में आ गया हो। उसने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें बेवजह अन्याय का शिकार नहीं होने दूंगा। इधर से मयूरी ने जवाब में अपने गुलाबी होठ सिकोड़ कर कहा, ओह। इसी के साथ उसे लगा कि जैसे उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। उसने छोटा सा घुटना के बीच में अपना चेहरा फंसा लिया। वो बेहोश हो गई और उसे जोर की नींद आ रही थी। वो दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही है तो उसने तुरंत पूछा, मयूरी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है, ठीक है? मैंने सिक्योरिटी ऑफिस में किसी को तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने को कहा है। तुम होश में रहो, धैर्य रखो, मैं तुमसे बात करूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक भोली सी मुस्कान थी। उसने अपने गुलाबी होठों को हल्के से दबाया और मीठी आवाज में कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या आप मुझे लाइक करते हैं? जरा सा भी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वो पूछ रही थी कि क्या उसे लाइक करता है या नहीं। ये बात सुनकर सिद्धार्थ की निर्मम आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने दूर से दिख रही ट्रैफिक लाइटों की तरफ देखा और 3 सेकंड तक चुप रहने के बाद बोला, हाँ। उसके हाँ कहने पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ से बस फोन गिरने की आवाज आई। मयूरी ने आंखें बंद कर ली और सचमुच सो गई। उसने उसका जवाब नहीं सुना था। मयूरी, मयूरी, सिद्धार्थ 2 बार चिल्लाया। ये पढ़ा लिखा आदमी खुद को रोक नहीं पाया और अंग्रेजी में ट्रैफिक को गाली देने लगा। उसने एक्सीलेटर को पूरी तरह से दबा दिया। बेंटली तेजी से निकल गई। सड़क पर खड़े लोग ये देखकर दंग रह गए थे और बोले, हे भगवान, इसे क्या हो गया? ये इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चला रहा है? और इसे अपनी जान की परवाह नहीं क्या? उधर सिक्योरिटी गार्ड ने फ्रीजर का दरवाजा खोला। जैसे उसने दरवाजा खोला, मयूरी का शरीर जमकर सख्त हो चुका था। दरवाजा खुलते ही उसका शरीर नीचे गिर पड़ा और वो जमीन पर जा गिरी। यह देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाकर कहा, मिस मयूरी, मिस मयूरी। छोटे से सिक्योरिटी गार्ड ने मयूरी की बंद आंखों को देखा और सोचने लगा कि क्या उसे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन तभी एक आकर्षक व्यक्ति तेजी से आया। उसने झुककर मयूरी को गोद में उठाया और अपने साथ ले गया। उस व्यक्ति के हवा के झोंके की तरह चले जाने के बाद छोटे सिक्योरिटी गार्ड को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति उसका प्रेसिडेंट था, और उसने तुरंत सिर हिलाकर प्रणाम करके कहा, प्रेसिडेंट। लेकिन अब उसके सामने प्रेसिडेंट का कोई नामो निशान नहीं था। मयूरी सिद्धार्थ की बाहों में थी और वो सिद्धार्थ उसे ऑफिस में ले गया। अब उसने लाउंज का दरवाजा लात मारकर खोला और मयूरी को बिस्तर पर लेटा दिया। सिद्धार्थ ने उसके कोमल पीले चेहरे को हल्के से थपथपा कर कहा, मयूरी उठो। सिद्धार्थ ने कमरे का हीटर चालू किया। फ्रीजर में यहाँ के तापमान ने अंतर से मयूरी को थोड़ी होश आई। वो सिर से पैर तक कांप रही थी। उसकी दोनों पतली बाहें शरीर के चारों तरफ कसकर लिपटी हुई थी।
और वो करवट लेकर छोटी सी गेंद की तरह सिकुड़ गई। उसकी छोटी सी ठुड्डी लगातार नरम कंबल से रगड़ रही थी, जैसे वो गर्मी की तलाश कर रही हो। उसने भौहें चढ़ाकर बुदबुदा कर कहा, ठंड बहुत है। सिद्धार्थ ने अपने छोटे से हाथ को छुआ। उसका सफेद हाथ अभी भी एक्टिवली हिल रहा था। उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत रही थी। वो दो और कंबल ढूंढने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन मयूरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो गर्माहट की तलाश में हो। उसने उसका हाथ अपने गालों के पास रख दिया। वो कुछ हद तक संतुष्ट लग रही थी और उसने वाह की आवाज निकाली। सिद्धार्थ ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक उदासी छा गई थी। उसकी हथेली मुट्ठी की तरह बंद हो गई और फिर ढीली पड़ गई। उसने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर पर दो सूट उतार दिए। कुछ क्षण बाद मयूरी को वो गर्माहट मिली जिसकी उसे चाह थी। वो सचमुच बहुत गर्म थी। इसमें झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास था। उसने अपना शरीर घुमाया और दोनों हाथों से उस आदमी की मजबूत कमर को गले लगा लिया। फिर अपनी पतली टांगों से उसकी मजबूत जांघों में फंसा लिया। अपना पूरा शरीर उसकी बाहों में समेट लिया। सिद्धार्थ उसके बगल में बैठ गया। वो लड़की किसी ऑक्टोपस की तरह उसे परेशान कर रही थी। उसे इसकी आदत नहीं थी और उसका पूरा शरीर तनाव में था। वो जानता था कि उसे ठंड लग रही है। उसके पतले पैरों को अपनी जांघों के बीच रखा और उसे ठंडे छोटे पैरों को सहलाया। मयूरी को थोड़ी राहत मिली। वो अब वो राहत चाहती थी, शायद इसलिए वो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। इतना काफी नहीं था। उसका छोटा हाथ अंदर गया और उसके सिक्स एब्स को छूकर वो दो बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देखकर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और वो जोर से हंस पड़ा। सिद्धार्थ ने मन ही मन में सोचा, क्या ये लंबे समय से मुझे पाने की चाहत रखती थी? ये सोचते हुए सिद्धार्थ ने अपने हाथों से बिस्तर के पास की बत्ती धीमी कर दी। उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। यह किसी केमिकल फ्रेग्रेंस की खुशबू नहीं, बल्कि उसके शरीर की नेचुरल खुशबू थी। यह खुशबू साफ और मीठी थी। उसके मुलायम बाल उसके मजबूत जबड़े को छू रहे थे। उसे शैम्पू की खुशबू महसूस हुई। उसके बाल सलीके से संवरे हुए थे, रेशम जैसे मुलायम। सिद्धार्थ को थोड़ी असहजता महसूस हुई। इस समय हर पुरुष कुछ न कुछ रिएक्शन होता। वो ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन उसने अपना हाथ उसके छोटे कंधे पर रखा और जेंटलमैन की तरह दूरी बनाए रखी। उसकी लाइफ में अभी भी कोई लड़की नहीं थी। उसका दिल बिल्कुल साफ था। उसकी इच्छाएं कंट्रोल थी। वो किसी अनजान लड़की की कामना नहीं करता था। अगर उसे कोई पसंद आ जाए तो वो उससे पहले शादी करना चाहता, फिर उसके साथ फिजिकल बनाएगा। उसे अपना निगाहें झुका ली और बाहों में देखकर उसे देखने लगा। क्या वो उसे पसंद करती है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आज उसे अपने शरीर में एक तेज इच्छा भी महसूस हुई। किसी लड़की के लिए उसे पहली बार ऐसी भावनाएं महसूस हो रही थी। यह बड़ी अजीब बात थी। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली से उसके छोटे से नाक को छुआ, जो किसी उत्तम जेड पत्थर की तरह सुंदर थी। उसने धीरे से बुदबुदा कर कहा, मयूरी, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? मुझ में उसकी परछाई मत ढूंढो। मैं तो बस सिद्धार्थ हूँ। मयूरी के लिए सिद्धार्थ का जवाब देना नामुमकिन था। हालांकि उसकी बाहों में गर्माहट थी, फिर भी उसका शरीर थोड़ा ठंडा था। इस रूम में इतने लंबे समय तक जमे रहने के बाद इसे तुरंत गर्म नहीं किया जा सकता था। तितली के पंखों जैसी लंबी पलकें दो तीन बार असंतोष से कांप उठी। वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो उसे बहुत प्यार करता हो। यह ठीक वैसा ही था जैसा याददाश्त खोने से पहले होता था। उसने अपने गुलाबी होठों को सिकोड़ा और नखरे भरे अंदाज में अपने शरीर को मटका कर कहा, ठंड लग रही है, मुझे अभी भी ठंड लग रही है। तभी सिद्धार्थ ने उसका चेहरा छुआ। वह अभी भी ठंडा था। 1 घंटे की नींद के बाद मयूरी का शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया। उसने आराम में अंगड़ाई ली और अपनी नींद भरी आंखें खोली। सामने उस परिचित और कोमल चेहरे को देखकर उसे लगा कि वह सपना देख रही थी। लेकिन जब उसने पलकें झपकाकर दोबारा देखा तो हकीकत सामने थी। वो सचमुच सिद्धार्थ के साथ सो रही थी। वो आंखें बंद करके सो रहा था। उसका कठोर और तराशा हुआ चेहरा नींद में सौम्य लग रहा था। उसने मयूरी को कसकर पकड़ा हुआ था और उसका एक हाथ भी अभी उसकी कोमल कमर पर था। मयूरी ने अपने शरीर पर नजर डाली। उसके कपड़े गायब थे। शर्म और घबराहट के मारे उसका मन रोने को हुआ। क्या उसने नींद में ही, क्या वो उसको जगाने का इंतजार नहीं कर सकता था? उसे अभी तक इसका आनंद लेने का समय ही नहीं मिला था। मयूरी शर्मिंदा और गुस्से में थी। तभी सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें टकरा गई। वो शांत था जबकि मयूरी सकपकाई हुई। मयूरी ने झिझक कर कहा, मेरे मेरे कपड़े। सिद्धार्थ ने सहजता से जवाब देकर कहा, मैंने उन्हें उतार दिया। तभी मयूरी ने उसकी खुली हुई कमीज पर नजर डालकर पूछा, तुम्हारे कपड़े? सिद्धार्थ ने उसकी बात का जवाब दिया,
तुमने उन्हें उतार दिया। मयूरी निरुत्तर हो गई। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, फिर हम। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने उसको बीच में रोककर पूरी बात बताकर कहा, तुम फ्रीजर में जमकर होश खो गई थी। मैं तुम्हें वापस ले आया और तुम्हें गर्म रखने के लिए तुम्हारे कपड़े उतार दिए। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। चिंता मत करो। मयूरी के दिल में बसी सारी खूबसूरत कल्पनाएं चकनाचूर हो गई। क्या वो मर्द नहीं था? शर्म से उसके गाल फूलते देख सिद्धार्थ ने धीरे से उसकी कमर छोड़ दी और वो उठ खड़ा हुआ। उसे जाते देखकर मयूरी ने अपना जबड़ा ऊपर उठाया और उसको आवाज देकर कहा, हे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने नीचे देखा और अनजाने में उसके होठ आपस में छू गए। एक क्षण के लिए समय रम गया। जब उसे यकीन हो गया कि ये सपना नहीं, तो मयूरी ने हिम्मत जुटाई और उसने सिद्धार्थ की गर्दन में अपनी बाहों को घोरा और धीरे से उसके होठों को चूम लिया। सिद्धार्थ जो पीछे हटना चाहता था, खुद को रोक नहीं पाया और वापस झुक गया। उसने गंभीरता से पूछा, मयूरी, इसका क्या मतलब है? मयूरी ने उसकी छाती पर उंगलियां फेरकर मीठी आवाज में कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, ये किस तरह का लहजा है? मैंने आपको किस किया? क्या इसलिए आप नाराज हैं? मेरा और क्या मतलब हो सकता है? मैं आपको पसंद करती हूँ। सिद्धार्थ ने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाकर कहा, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? मयूरी ने शर्मा कर तकिए में चेहरा छिपा कर कहा, हाँ। सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहा, फिर बिस्तर से उठकर बाहर जाकर बोला, मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार करता। नहा लो। नहा लो। मयूरी हैरान हो गई। प्रेम स्वीकारने के बाद ये कैसा जवाब था? फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो उठी और उसने अलमारी से सिद्धार्थ की एक बड़ी सफेद कमीज निकाल कर पहन ली। जब सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर आया, तो मयूरी उसकी कमीज पहने आस्तीन खींचकर मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ ने उसको देखकर मुस्कुरा कर कहा, जाओ नहा लो। मयूरी ने एक वाइफ की तरह कहा, ठीक है। फिर वो थोड़ा सोचकर आगे बोली, मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं। क्या मैं आपकी सफेद कमीज उधार ले सकती हूँ? आगे से सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। बाथरूम के कांच के दरवाजे पर खड़ा सिद्धार्थ, जिसकी कॉलर बोन और पेट की मांसपेशियां दिख रही थी, बहुत आकर्षक लग रहा था। तभी मयूरी ने उसे चिढ़ाकर द्वार से कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, इन कंबलों के नीचे मैंने कुछ नहीं पहना। क्या आप देखना चाहते हैं? सिद्धार्थ का चेहरा अस्वाभाविक हो गया। वो खांसा और मुड़ गया। मयूरी उसके पास गई, शरारती अंदाज में बोली, कुछ लोग तो बस दिखावा करते हैं। क्या तुम्हें मुझे गर्म करने के लिए मेरे अंडरगारमेंट्स उतारने की सच में जरूरत थी? क्या ये इसलिए नहीं कि तुम मुझे देखना चाहते थे? वो ये कहकर बाथरूम में घुस गई। वहीं सिद्धार्थ का चेहरा लाइफ में पहली बार शर्म से लाल हुआ। सच तो ये था कि वो जिद मयूरी ने की थी, जिसे वो नींद में उतार नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने बस मदद की। सिद्धार्थ ने कपड़े पहने और बाहर लिविंग रूम में आ गया। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और जाह्नवी अंदर आ गई। जाह्नवी ने हंसकर शिकायत करके कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या आप हमारी मुलाकात भूल गए? 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। सिद्धार्थ जो वाकई भूल गया था, उसने धीरे से कहा, सॉरी जानवी, मैं सच में भूल गया था। कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। ये कहकर वो उसके साथ बाहर निकल गया। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी मयूरी ये सब सुन रही थी। उसका दिल बैठ गया। उसके साथ सोने के बाद वो दूसरी लड़की के साथ चला गया। मयूरी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भारी मन से बाहर निकल गई। तभी उसकी नज़र मेज पर रखे कैबेज प्लम के फॉर्मूले वाले डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। लेकिन वो रुकी नहीं। नीचे आकर वो अपनी दोस्त सगुन की गाड़ी में बैठ गई, जिसने उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था। उधर सड़क पर चलते हुए सिद्धार्थ ने जानवी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सिद्धार्थ ने उसे स्पष्ट लफ्जों में कहा, जानवी, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। तुम मेरे दिल में सिर्फ एक बहन की तरह हो। उसकी बात सुनकर जानवी की मुस्कान जम गई। उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ, अमीर परिवारों में शादियां अक्सर समझौते पर होती है। मैं आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हूँ। आगे से सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, मैंने आधे महीने पहले अमेरिका में तुमसे शादी करने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं दिल्ली वापस आ गया। यहाँ मेरी अचानक एक लड़की से मुलाकात हुई, जिसके साथ मैं डेटिंग शुरू करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर जानवी हैरान रह गई। उसने सिद्धार्थ को याद दिलाकर कहा, आंटी आपसे सहमत नहीं होंगी। सिद्धार्थ की आंखों में शीतलता आ गई। उसने कड़क स्वर में कहा, जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, वो मुझ पर पाबंदियां भी नहीं लगा सकते। अब मैं वो नहीं हूं जिस पर वो अपना कंट्रोल कर सके। उसने अपनी बात को अंतिम रूप देकर कहा, जानवी, अपनी उम्र और जवानी का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल मत करो। मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ये मेरे आखिरी शब्द हैं। जानवी को स्तब्ध छोड़कर सिद्धार्थ मैकडोनाल्ड्स की तरफ मुड़ गया। उसे याद आया कि मयूरी भूखी हो गई, उसे फास्ट फूड पसंद है।
अपनी विलासिता और व्यक्तित्व के विपरीत और भीड़ में खड़ा हुआ। 20 साल की लड़कियों को फ्राइज, एग अर्ट और आइसक्रीम पसंद आती है। कैशियर की सलाह पर उसने ऑर्डर लिया, हाथ में कागज का थैला लिए और पसीने से भीगे हाथों के साथ ऑफिस लौटा। मयूरी, उसने पुकारा, लेकिन कमरा खाली था। बिस्तर पर उसकी सफेद कमीज पड़ी थी और मयूरी जा चुकी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन नीचे उतरने से उसने वो खाना कूड़ेदान में फेंक दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अगले दिन 21 मार्च को मयूरी अपने काम पर लौटे और जहां वो एक नाटक को डायरेक्ट कर रही थी। हालांकि उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन सेट पर वो पूरी तरह से प्रोफेशनल थी। समस्या मेन कास्ट विक्रम और निया के बीच थी। वो किसिंग सीन को ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तभी मयूरी ने चिल्लाकर कहा, कट। विक्रम, निया, बस ये किसिंग सीन से ठीक नहीं है, चलिए एक बार और रिहर्सल करते हैं। विक्रम निया के करीब गया, लेकिन स्पष्ट था कि वो उसके स्पर्श को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मयूरी ने निर्देश देकर कहा, मैं तुम्हें डीप किस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब तुम निया को इस किस कर रहे हो तो प्लीज उसके और करीब जाओ या उसका चेहरा थाम लो। अगले टेक में विक्रम ने निया का चेहरा थामने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके करीब आते ही निया कांपने लगी। विक्रम का हाथ जम गया, वो पीछे हट गया। टेक फिर रुक गया। असिस्टेंट डायरेक्टर मधु ने निराश होकर पूछा, मयूरी क्या करें? वो साथ में अच्छे लगते हैं, लेकिन किसिंग सीन में कमाल नहीं दिखा पा रहे। मयूरी ने विक्रम को देखा, जो दूर बैठा शून्य में घूर रहा था, और निया को, जो उदास थी। उसे सिद्धार्थ की बातें याद आई। विक्रम एक वुल्फ चाइल्ड था, जो पहाड़ों में पला बड़ा था। उसने अभी तो इंसानों की तरह जीना सीखा था। वो प्यार को कैसे व्यक्त करता, और निया उसके बड़े भाई की मंगेतर थी। मयूरी ने मधु को धीरे से कहा, ऐसा नहीं कि उनमें जोश की कमी है, बल्कि उन्हें डर है कि कहीं उनमें इतना जोश न आ जाए कि किस करने के बाद वो अपना आपा खो बैठे। उसकी बात सुनकर मधु चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या अगर उनके बीच भावनाएं हैं तो विक्रम सहयोग क्यों नहीं कर रहा? उसकी बात सुनकर मयूरी मुस्कुराई। उसकी आंखों में समझदारी थी। उसने मधु को पास बुलाया और उसके कान में एक प्लान फुसफुसाया। उसकी बात सुनकर मधु ने हंसकर कहा, मयूरी, तुम बड़ी शरारती हो। मयूरी की नजरें फिर विक्रम पर टिक गई। वो जानती थी कि संयम के पीछे अक्सर गहरा प्रेम छिपा होता है। शायद वैसा ही, जैसा कल रात उसने सिद्धार्थ की आंखों में एक पल के लिए देखा था, जिसे वो समझ नहीं पाई थी। मधु के इस सवाल पर विक्रम सहयोग क्यों नहीं कर रहा, उसका जवाब सीधा था कि कुछ लोग अपनी प्रिय बातों को दिल की गहराइयों में रखते हैं। विक्रम का दिल संवेदनशील था, एक वुल्फ चाइल्ड जिसे प्रेम की भाषा अभी सीखनी थी। लेकिन मयूरी की जिज्ञासा थी, जिस क्षण वो किसी लड़की को पसंद करेगा उसका फ्यूचर क्या होगा। 5 मिनट के विराम के बाद मयूरी ने अनाउंस करके कहा, चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। विक्रम और निया मलमल के पर्दे से स्टार्ट बढ़े, लेकिन मयूरी ने हंसकर उन्हें रोककर फिर कहा, निया, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, अब तुम आराम कर सकती हो। मैंने इस दृश्य के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। तभी निया जैसे दिखने वाली एक बाहर लड़की आ गई। मयूरी ने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम इसके साथ दृश्य की शूटिंग करोगे और मैं इसका असर देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर निया वहीं जम गई। उसकी मुट्ठियां भीज गई। वो कैसे कह सकती थी कि वो नहीं चाहती कि विक्रम किसी और को किस करे। तभी मयूरी ने मुस्कान के साथ आग में घी डालकर फिर कहा, निया, समय बहुत कम है। विक्रम और तुम वो असर नहीं ला पाई, हम बॉडी डबल का इस्तेमाल करके देखेंगे। वहीं विक्रम भी हिचकिचाया, लेकिन मयूरी के निर्देश पर मलमल के पर्दे के पीछे चला गया। मयूरी ने स्लेट बजाई और चिल्लाकर कहा, एक्शन। पर्दे पर विक्रम की परछाई बॉडी डबल की तरफ झुकी। यह देखकर निया की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से में वहां से भाग गई। विक्रम ने तुरंत रिहर्सल रोक दी और बाहर आकर कहा, यह किसिंग सीन कैंसिल कर दो। ये कहकर वो भी सेट से चला गया। पूरी टीम घबरा गई, लेकिन मयूरी चाय की चुस्की लेकर निश्चिंत बैठी थी। उसे पता था कि वो क्या कर रही है। निया ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी। तभी उसके असिस्टेंट सुमन ने पीछे दौड़कर कहा, विक्रम के साथ किसिंग सीन शूट करने की किसे परवाह है? मैंने सुना है कि उसे मर्द पसंद है। उसकी बात सुनते ही निया ने पलटकर चिल्लाकर कहा, चुप रहो, मैं विक्रम के बारे में बिल्कुल भी बकवास नहीं सुनना चाहती। और उसने खुद को ड्रेसिंग रूम में बंद कर लिया। सुमन हैरान रह गई। उसे कुछ अजीब लगा। दरवाजे पर लगा फीमेल चेंजिंग रूम का बोर्ड सुबह वाले कमरे से अलग लग रहा था। अंदर निया रोते हुए कपड़े बदल रही थी। उसने बड़बड़ा कर कहा, विक्रम, तू कमीना है, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। यह कहकर उसने अपनी शर्ट उतार दी और तभी एक क्लिक के साथ दरवाजा खुला। सामने विक्रम खड़ा था।
वो भी हैरान था, क्योंकि उसे लगा कि एक मेल रूम है। उसकी नजरें निया के आंसुओं के चेहरे और अर्धनग्न शरीर पर पड़ी, और तुरंत पलटा और बोला, मुझे माफ करना। निया की शर्म अब गुस्से में बदल गई। उसने आगे बढ़कर विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे दीवार से सटा लिया। फिर दरवाजे को लात मारकर बंद करके कहा, हो विक्रम, तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? विक्रम ने शांत भाव से कहा, तुम्हें जल्दी से अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। ये मेल ड्रेसिंग रूम है। निया ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर सचमुच मेल ड्रेसिंग रूम का बोर्ड लगा था। तभी मयूरी मुस्कुराती हुई वहां आई। निया समझ गई कि यह सब मयूरी की चाल थी। उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, मयूरी, तो इसके पीछे तुम हो? मयूरी ने प्यार से उसका हाथ थाम कर कहा, निया, तुम और विक्रम का रिश्ता बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक अच्छी दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हें थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। निया ने शर्म से लाल होकर कहा, मयूरी, तुम बहुत बुरी हो। आगे से मयूरी ने गंभीरता से सलाह लेकर कहा, अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसकी परवरिश को समझना होगा। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो पहले ईशान से रिश्ता तोड़ लो। उसकी बात सुनकर निया ने मासूमियत से कहा, मैं यही ईशान को बताने की सोच रही थी। तभी मयूरी ने छेड़कर पूछा, तो निया, कल के नाटक में विक्रम के साथ किसिंग सीन करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना? उसकी बात सुनकर निया शर्माकर उसे मारने दौड़ी और मयूरी भाग खड़ी हुई। लोबी में भागकर मयूरी का पैर फिसला, लेकिन गिरने से पहले एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर थाम ली और एक जानी पहचानी खुशबू आई। ये सिद्धार्थ था। मयूरी ने ऊपर देखा। सिद्धार्थ का चेहरा भाव शून्य और ठंडा था। तभी पीछे से निया आई और उसने मयूरी को छेड़कर कहा, मयूरी, तुम बहुत प्रोफेशनल हो। खासकर जब तुम किसिंग सीन डायरेक्ट करती हो तो तुम कितनी प्रोफेशनल हो। किसी ने तुम्हें ये सारा एक्सपीरियंस दिया होगा ना? है? ये सुनकर सिद्धार्थ की पकड़ ढीली हो गई। वो बिना कुछ कहे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मयूरी उसके पीछे दौड़ी और उसको आवाज देकर बोली, यंग मास्टर सिद्धार्थ। लिफ्ट में सन्नाटा था। सिद्धार्थ की मुठ्ठियां बिछी हुई थी। किसी ने तुम्हें अनुभव दिया होगा। नेहा के शब्द उसे चुभ रहे थे। उसे लगा कि मयूरी के पास उसके पहले और कोई था। तभी सिद्धार्थ ने खामोशी तोड़कर कहा, मिस मयूरी, हमने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसने जानबूझकर आपको फ्रीजर में बंद किया। मैं कंपनी की तरफ से आपसे माफी मांगूंगा। वो उसका स्वर प्रोफेशनल और रूखा था। फिर न चाहते हुए उसने आगे पूछा, मिस मयूरी, आप कल रात कहाँ गई थी? लिफ्ट में मौजूद एम्प्लॉयज के सामने मयूरी ने झिझक कर कहा, मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। तभी लिफ्ट खोली और सिद्धार्थ उसके जवाब पर प्रतिक्रिया दिए बिना तेजी से बाहर निकल गया। दरवाजे बंद हो गए और मयूरी उसे देखती रह गई। इसके बाद कैबेज फिल्म के लॉन्च और नाटक के दिन ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। बैक स्टेज पर मयूरी नर्वस थी। उसने सिद्धार्थ को मैसेज किया, यंग मास्टर सिद्धार्थ, प्रदर्शन शुरू होने वाला है, क्या आप आ रहे हैं? बाहर अपनी कार में बैठे सिद्धार्थ ने मैसेज देखा। तभी चेतन ने स्थिति को भांप कर सुझाव देकर कहा, प्रेसिडेंट सर, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको जाकर देखना चाहिए। सिद्धार्थ मान गया। ओके। और जैसे वो लिफ्ट की तरफ बढ़े, एक एम्प्लॉय दौड़ता हुआ आया। उसने हड़बड़ा कर कहा, प्रेसिडेंट सर, कुछ गड़बड़ हो गई। हमें अभी अभी खबर मिली है कि हमारी कैबेज प्लम का फॉर्मूला लीक हो गया है। वहीं अंदर मयूरी ने इंतजार कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और टीम से कहा, ठीक है, अब हमारे मंच पर जाने का समय हो गया है। नाटक शुरू हुआ। अर्जुन द्वारा डिजाइन किए गए ड्रेसेस ने दर्शकों का मन मोह लिया। पहली लाइन में बैठी कंचन ने अर्जुन की तरफ देखा और थम्स अप किया। यह देखकर उसके हस्बैंड अशोक ने जलन में उसका हाथ जोर से दबा लिया। नाटक की कहानी विक्रम और निया के करैक्टर को बिछड़ने और दोबारा मिलने की थी। जब बहुप्रतीक्षित किसिंग सीन आया तो मयूरी ने मलमल के पर्दे को मोतियों की लड़ियों में बदल दिया। पर्दे के पीछे विक्रम ने धीरे से निया का चेहरा थामा और उसे चूमा। एक डीप और इमोशनल किस था। दर्शक दीवाने हो गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, उन्होंने किस किया? बैकस्टेज पर मयूरी ने राहत की सांस ली। सब कुछ सही चल रहा था। अब उसे अंतिम दृश्य के लिए मंच पर जाना था। वो कपड़े बदलने के लिए मुड़ी ही थी कि मधु दौड़ती हुई वहां आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने मयूरी से कहा, मयूरी, कुछ गड़बड़ है। जो कपड़े तुम बाद वाले सीन में पहनने वाली थी, उन्हें किसी ने कई बार काट दिया। मुझे लगता है कि अब तुम उन्हें मंच पर नहीं पहन सकती। क्या? मयूरी चौंकते हुए चेंजिंग रूम में दाखिल हुई और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। जिस सफेद ऑर्गेन्जा ड्रेस को उसने पहनकर फाइनल एक्ट के लिए स्टेज पर जाना था, उस पर कैंची से कई जगह वार किए गए थे। वो बुरी तरह फटी हुई थी। तभी मधु ने घबराहट में कहा, मयूरी,
जब मैं इसे देखने आई थी तब तो ये ठीक था। किसी ने जानबूझकर इसे खराब किया। शो खत्म होने वाला है और हम देर नहीं कर सकते। वहीं अर्जुन के असिस्टेंट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, अरे बाप रे, ये ड्रेस तो हमारे यंग मास्टर अर्जुन ने खास तौर पर मयूरी के लिए डिजाइन किया था। किसने इसे बुरी चाल चली है। मयूरी का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसने तुरंत स्थिति को संभाल कर कहा, हमारे पास समय नहीं है, तो मुझे कुछ गुलाब ढूंढने में मदद करो। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान होकर बोली, गुलाब? तभी मयूरी ने उसको समझा कर कहा, हाँ, हम फटे हुए हिस्से को ढकने के लिए गुलाबों का इस्तेमाल करेंगे। मधु, लाइट टेक्नीशियन को बुलाओ। जब मैं नाचूंगी तो लाइट बंद रहेगी, सिर्फ धुंधली रोशनी होगी। और जब मेरे शरीर से पंखुड़ियां गिरने लगेगी तो तुम पूरे स्टेज पर गुलाब की पंखुड़ियां छिड़कना शुरू कर देना। जिसे भी ये किया है, मैं उसे फूलों की बौछार से जवाब दूंगी। प्लानिंग बन गई। हॉल में अंधेरा छा गया। तभी मधुर संगीत के साथ मयूरी प्रकट हुई। उसके सफेद जालीदार स्कर्ट पर बड़े बड़े गुलाब जड़े हुए थे, जो उसकी त्वचा को और भी निखार रहे थे। जैसे उसने डस्ट एंड विंड की तर्ज पर शास्त्रीय नृत्य शुरू किया, वो हवा में किसी फूल की तरह खिल उठी। जैसे जैसे वो घूमती, उसके ड्रेस से पंखुड़ियां गिरती और साथ ही ऊपर से गुलाबों की वर्षा होने लगी। दर्शकों को लगा कि यह प्रदर्शन का हिस्सा है। फटी हुई ड्रेस एक कलाकृति बन गई। जब नृत्य समाप्त हुआ और बत्तियां जली, तो हॉल मयूरी मयूरी के नारों से गूंज उठा। बैक स्टेज पर जश्न का माहौल था। निया, जिसने मयूरी के स्कर्ट को पास से देखा, वो हंसी नहीं रोक पाई। उसने हंसकर कहा, मयूरी, क्या ये ड्रेस अर्जुन ने डिजाइन की थी? ये कैसी हो गई? मयूरी ने मुस्कुराकर निया को गले लगाकर कहा, यह एक लंबी कहानी है निया। विक्रम के साथ हिम्मत के साथ रहना। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। जब सब चले गए तो मयूरी ने फटी हुई ड्रेस उतारी। मधु उसे फेंकने ही वाली थी कि मयूरी ने उसे रोक कर कहा, इसकी तस्वीर खींचो और फैशन इंडस्ट्री के किसी एडिटर को भेजो। हम इस संकट के फैशन वर्ल्ड में मेरे प्रवेश के अवसर में बदल देंगे। वे इसे मेरी आर्टिस्टिक समझ कहेंगे। मधु की आंखें चमक उठी। उसने मयूरी की तारीफ करके कहा, मयूरी, तुम तो कमाल हो। आगे से मयूरी ने अपना कोट पहनकर कहा, और हाँ, मैंने जज आशीष का डिनर निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मुझे पता है कि वो एक विकृत आदमी है, लेकिन इस बार मैं स्वर्ग की ओर उसे सजा दूंगी। मधु की आंखें चमक उठी और उसने मयूरी के बाद बाहर निकल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हम सिद्धार्थ को ढूंढने चलते हैं। वहीं उधर गुलेरिया किंग के हेड ऑफिस में माहौल तनावपूर्ण था। सिद्धार्थ एक हाई लेवल मीटिंग में था। टॉपिक गंभीर था। कैबेज प्लम का फॉर्मूला लीक हो गया था। चेतन ने प्रोजेक्टर पर वीडियो चलाया। फुटेज में मयूरी सिद्धार्थ के ऑफिस की एक फाइल देख रही थी। फिर बाहर जाकर जीके कॉस्मेटिक्स की मार्केटिंग मैनेजर सगुन की कार में बैठ रही थी। ये देखकर एक ऑफिसर ने कहा, प्रेसिडेंट सर, कैबेज प्लम का फॉर्मूला मिस मयूरी ने चुराया है। हमें तुरंत उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए। ये सुनते ही चेतन बीच में कूद पड़ा। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मिस मयूरी ऐसा नहीं कर सकती। वो निर्दोष है। उसकी बात सुनकर ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, सेक्रेटरी चेतन, आपके और मिस मयूरी के बीच क्या शर्मनाक रिश्ता है जो आप उनका इतना बचाव कर रहे हैं? तभी सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा, बस करो। सिद्धार्थ की आवाज में कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अधिकारी को बाहर जाने का इशारा किया और चेतन से अकेले में बात की। सिद्धार्थ ने व्यंग करके चेतन से पूछा, सेक्रेटरी चेतन, क्या आप मयूरी को अच्छी तरह जानते हैं? उस दिन आलिया वाली घटना में भी आपने उसे अंदर आने दिया था। उसकी बात सुनकर चेतन घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा कि क्या प्रेसिडेंट चल रहे हैं। तभी मयूरी उत्साह से भरी हुई ऑफिस में दाखिल हुई। उसे एक्साइटेड होता देखकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आज आप कहाँ थे? आपने मेरा परफॉर्मेंस मिस कर दिया। वो चहक रही थी। सिद्धार्थ ने ठंडेपन से उसकी तरफ देखा और एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाकर पूछा, क्या तुमने इन्हें देखा है? मयूर ने फाइल देखी। ये वही फॉर्मूला था। उसने तुरंत एक्सेप्ट करके कहा, हाँ, कल रात गलती से मैंने इन्हें देखा था। तभी सिद्धार्थ ने स्पाट आवाज में कहा, सगुण, जीके कॉस्मेटिक की मैनेजर, तुम कल रात इसे देखने के बाद उसकी कार में गई थी और आज सुबह ये फॉर्मूला लीक हो गया। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? उसकी बात सुनकर मयूरी को लगा कि जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें तुम्हें शक है कि मैंने चोरी की है? सिद्धार्थ की आंखों में अंधेरा था। उसने बिना किसी भाव के कहा, सबूत तो यही कहते हैं। मयूरी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सिद्धार्थ का कोट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। मयूरी लड़खड़ाकर पीछे जा गिरी।
उसने रोकर चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? अगर मुझे जीके की मदद करनी होती तो मैं सीधे उनके लिए काम करती। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत थी? मैंने सोचा था कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। 2 दिन पहले मैं फ्रीजर में बंद किया गया और आज मेरे कपड़े फाड़े गए। अब तुम मुझ पर चोरी करने का इल्जाम भी लगा रहे हो। आगे से सिद्धार्थ चुप रहा। उसे रोता देखकर उसका दिल दुख रहा था, लेकिन वो अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटा। तभी मयूरी ने आंसू पोंछ कर कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ सिद्धार्थ, और मैं तुम्हें पसंद नहीं करना चाहती। ये कहकर वो वहां से भाग गई। जैसे मयूरी बाहर गई, सिद्धार्थ के चेहरे के भाव बदल गए। वो खिड़की के पास गया और नीचे रिपोर्टर से घिरी मयूरी को देखने लगा। तभी चेतन उसके ऑफिस में आया। उसने सिद्धार्थ से कहा, प्रेसिडेंट सर, वो ऑफिसर जाल में फंस गया। मैंने उसे अभी बाथरूम में फोन पर किसी को स्पॉट करते सुना है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आज नाटक के दौरान उसके कपड़े किसने फाड़े थे? उसकी बात सुनकर चेतन सकपका गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, मुझे नहीं पता, मैं जांच करवाऊंगा। सिद्धार्थ ने गंभीर होकर कहा, कोई जरूरत नहीं। फ्रेजर वाली घटना एक चेतावनी थी, लेकिन कंपनी के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति है जो उसे निशाना बना रहा है। मुझे उस जड़ तक पहुंचना है, इसलिए मेरा उस पर करने का नाटक करना जरूरी था। चेतन को अब समझ आ गया। प्रेसिडेंट उसे बचाने के लिए उसे खुद से दूर कर रहे थे। नीचे पत्रकारों ने मयूरी को घेर लिया। उनमें से एक रिपोर्टर ने मयूरी से पूछा, मिस मयूरी, आपके करियर का अगला कदम क्या है? मधु और बॉडीगार्ड्स ने मयूरी को बचाया और गाड़ी में बैठाया। गाड़ी चलते ही मयूरी ने अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखें लाल थी। तभी मधु ने उससे पूछा, मयूरी, क्या सिद्धार्थ ने तुम्हें तंग किया? मयूरी ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, मधु, पता करो कि सगुन ने जीके कब ज्वाइन किया है। कुछ मिनटों बाद मधु ने उसको बताया, 6 महीने पहले, और उसे अभी अभी प्रमोशन मिला है। मयूरी को सब समझ आ गया। उसने कड़ियों को जोड़कर कहा, आधे महीने पहले जब मैं यहाँ आई, वो भी स्क्रिय हो गई। सिद्धार्थ को लगता है कि मैंने फॉर्मूला चुराया है। उसकी बात सुनकर मधु भड़क उठी। उसने गुस्से में सिद्धार्थ को भरा बुरा कहकर कहा, क्या क्या तुम्हारे यंग मास्टर सुअर हैं? उनकी याददाश्त गई है या बुद्धि? लेकिन मयूरी ने तुरंत सिद्धार्थ का बचाव करके कहा, अरे मत डांटो उसे, उसकी याददाश्त नहीं है, इसलिए उसका शक करना स्वाभाविक है, और जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसे पछतावा होगा। उसकी बात सुनकर मधु मुस्कुराई। मयूरी उस पर गुस्सा होकर भी उसी का पक्ष ले रही थी। इसके बाद मधु ने उससे पूछा, मयूरी, अब हम क्या करें? मयूरी ने आंसू पोंछकर दृढ़ता से कहा, फेस्टिव पार्टी आज रात होगी, मैं सगुन को बुलाऊंगी। चलो, अब उसकी जासूसी और गद्दार को पकड़ने का समय आ गया। शाम को पार्टी हॉल में जश्न का माहौल था। मेजें सटी हुई थी। हर कोई मयूरी को नाटक की सफलता के लिए बधाई दे रहा था। मयूरी के बगल में बैठी सगुन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मेज के नीचे उसकी मुट्ठियां कसकर भिजी हुई थी। तभी मयूरी ने अपना ग्लास उठाया और टोस्ट करके सभी से कहा, नाटक में आप सभी की मेहनत के लिए धन्यवाद। तभी मधु ने जानबूझकर सगुन की तरफ देखा और व्यंग करके कहा, मिस सगुन, मयूरी अब एक बड़ी डायरेक्टर है। अगर आप उनके लिए काम करेंगी तो 1 महीने में ही साल भर की कमाई हो जाएगी। मयूरी ने सगुन के कंधे पर हाथ रखा और हंसकर कहा, अरे मेरी सगुन का मजाक मत उड़ाओ। मैं कितने भी सफल क्यों ना हो जाऊं, सगुन मेरी अच्छी दोस्त रहेगी। मधु और मयूरी ने एक दूसरे को सीक्रेट संकेत दिया। वहीं सगुन ने अपमान का घूंट पीकर चुपचाप अपनी ड्रिंक पी ली। तभी कुछ देर बाद मयूरी ने नशे का नाटक करके कहा, मुझे बाथरूम जाना है। सगुन ने तुरंत मौका लपक कर तुरंत कहा, मयूरी, तुम गिरने वाली हो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। बाथरूम में मयूरी सिंक के पास रोने लगी। उसने रोकर कहा, सगुन, मैं बहुत दुखी हूँ। शोहरत का क्या फायदा जब मैंने अपने प्यार को खो दिया। वो मेरा नाटक देखने भी नहीं आया। उसे शक है कि मैंने उसका फॉर्मूला चुरा लिया। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर सगुन की आंखों में क्रूर चमक आ गई। उसने सहानुभूति का नाटक करके कहा, मैं तुम्हें होटल ले चलती हूँ, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। होटल के कमरे में पहुंचते ही सगुन का व्यवहार बदल गया। ये देखकर मयूरी ने नशे में उससे पूछा, सगुन, हम कहाँ हैं सगुन? तभी सगुन ने चुटकी बजाई और बाथरूम से 4 विशालकाय आदमी बाहर आ गए। उन्होंने मयूरी को बिस्तर पर फेंक दिया। आगे से मयूरी ने डर की एक्टिंग करके पूछा, तुम तुम क्या करना चाहते हो? सगुन ने ठंडे मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें इन लोगों को सौंप रही हूँ। मयूरी, आज तुम बर्बाद हो जाओगी। फिर उसने उन आदमियों की तरफ देखकर कहा,
वीडियो और तस्वीरें मुझे भेज देना। यह सुनकर मयूरी ने चिल्लाकर कहा, सगुन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारी मदद की जब सचिन ने तुम्हें धोखा दिया था। उसकी बात सुनकर सगुन ने चीख कर कहा, बस करो तुम। और मयूरी को जोरदार थप्पड़ मारकर आगे बोली, सचिन के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। सचिन तुम्हारे कारण मेरे पास आया था, लेकिन वो प्यार सिर्फ तुमसे करता था। तुमने उसे मरने पर मजबूर कर दिया और तुम इतनी सफल कैसे हो गई? मयूरी ने दर्द सहकर शांत भाव से पूछा, तो कल रात तुम जानबूझकर मुझे फंसाने और फॉर्मूला चुराने का आरोप लगाने के लिए गुलेरिया किंग गई थी? आगे से सगुन ने कबूल करके कहा, हाँ, मैं चाहती थी कि सिद्धार्थ तुम्हें गलत समझे। मैं तुम्हें प्यार और करियर दोनों में फेल होता हुआ देखना चाहती हूँ। तभी मयूरी ने उससे आगे पूछा, लेकिन असली फॉर्मूला तुम्हें किसने बताया? कंपनी में तुम्हारा साथी कौन है? तभी आगे से सगुन ने क्रूर हंसी के साथ कहा, "हं, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। अब मजे करो।" ये कहकर उसने गुंडों को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। जैसे ही गुंडे आगे बढ़े, मयूरी का चेहरा अचानक शांत हो गया। उसने शांति से कहा, सगुन, मेरे आदमी आ रहे हैं। इससे पहले कि सगुन कुछ समझ पाती, दरवाजा खुला। मधु नहीं बल्कि सिद्धार्थ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। एक पल में सारे गुंडे काबू कर लिए गए। यह देखकर सगुन हक्की बक्की रह गई। उसने हैरान होकर कहा, मयूरी, तुमने जाल बिछाया था। मयूरी उठी और उसका नशा गायब हो गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, लेकिन मैं और सिद्धार्थ मिले हुए नहीं थे। सिद्धार्थ ने आज सुबह जानबूझकर मुझ पर शक करने का नाटक किया ताकि तुम सतर्कता कम कर सको। इस कमरे में एक कैमरा लगा है। तुम्हारा कबूलनामा रिकॉर्ड भी हो चुका है। तभी सिद्धार्थ की गहरी आंखों में मयूरी के लिए प्रशंसा का भाव था। इसी बीच चेतन ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाओ। जाते जाते शगुन ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर जहर उगल कर कहा, मयूरी, तुम हमेशा से ऐसी हो, मर्दों को बहकाती रहती हो। राहुल, सचिन और ये सब तुम्हारे लिए जान देने को तैयार थे। तुम बस एक बेशर्म लोमड़ी हो जो एंटरटेनमेंट के लिए मर्दों का इस्तेमाल करती हो। उनके जाने के बाद कमरा शांत हो गया। सिद्धार्थ का चेहरा भाव शून्य हो गया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। मयूरी घबराकर सिद्धार्थ के पास दौड़ी। उसने सफाई देकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मेरी बात सुनिए। सगुन मुझसे नफरत करती है। वो चाहती हैं कि आप मुझे गलत समझे। सिद्धार्थ ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा, मिस मयूरी, सगुन आपसे इतनी नफरत क्यों करती है? क्योंकि वो सचिन को पसंद करती है। लेकिन सचिन आपको पसंद करता था, है ना? मयूरी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। जब मयूरी ने कुछ नहीं कहा तो आगे से सिद्धार्थ ने पूछा, तो फिर राहुल का क्या? ये कहकर वो लिफ्ट की ओर बढ़ गया। मयूरी उसके पीछे भागी। उसने आवाज देकर कहा, सिद्धार्थ। लिफ्ट में सन्नाटा था। तभी सिद्धार्थ ने अचानक पूछा, मिस मयूरी, मेरी क्या भूमिका है? क्या मैं बस एक और नाम हूं? आगे से मयूरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नाराज मत होइए, मैं उस तरह की लड़की नहीं। हम बात कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने झटके से उसका हाथ छुड़ाकर कहा, बिना वजह दूसरों का हाथ पकड़ना, गले लगाना, क्या आप हर मर्द के साथ ऐसा ही करती हैं? तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेकिन बाहर खड़े लोग सिद्धार्थ का रौद्र रूप देखकर पीछे हट गए। दरवाजा फिर बंद हुआ। सिद्धार्थ मयूरी के करीब आया और उसे दीवार से सटा लिया। तभी मयूरी ने उसकी कमीज पकड़कर कहा, सिद्धार्थ, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। आगे से सिद्धार्थ ने अपमानजनक लहजे में पूछा, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? क्या तुम्हें पहले कभी किसी ने किस किया है? क्या तुम किसी के साथ सोई हो? उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल बैठ गया। अगर वो सच कहे तो अनुबंध टूटेगा, और झूठ बोले तो। लेकिन सिद्धार्थ को तो कुछ याद नहीं था। सिद्धार्थ की आंखों में जलन और पीड़ा थी। ये सोचकर ही वो किसी और की थी और उसे आग लगा रही थी। सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मिस मयूरी, आपको क्या लगता है कि मैं, सिद्धार्थ, उस औरत को प्यार कर बैठूंगा जो किसी और मर्द के साथ सो चुकी है? उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांप कर कहा, सिद्धार्थ, अगर मैं कहूं कि जिसके साथ मैंने रिलेशन बनाए वो तुम हो, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? आगे से सिद्धार्थ ने उसे घृणा से देखकर कहा, बेहद घिनौना। वो लिस्ट में से बाहर निकल गया। वहीं मयूरी जम गई। वो चला गया, सचमुच चला गया। होटल के बाहर मयूरी ने सिद्धार्थ को अपनी बेंटले में बैठते देखा। उसे वो दिन याद आया जब उसे विदेश छोड़कर चला गया था। वो उसे दोबारा खो नहीं सकती थी। उसने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, मत जाओ।
ये कहकर वो गाड़ी के पीछे दौड़ी। सड़क पर लोग उसे देख रहे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। वो पागलों की तरह दौड़ रही थी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने रियर व्यू मिरर में उसे दौड़ते देखा। उसका मन द्वंद में था। राहुल, सचिन ये नाम उसे चुभ रहे थे। वो इतनी जिद्दी क्यों थी? उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मयूरी ने गाड़ी को ओझल होते देखा। उसकी सांसें फूल रही थी। तभी एक तेज स्पीड से मोटरसाइकिल उसकी तरफ आई। तभी एक महिला ने उसे खींच कर कहा, बेटी सावधान। लेकिन मयूरी गिर पड़ी। वो सड़क किनारे बैठ गई। घुटनों में सिर छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए बड़बड़ा कर कहा, अभी क्या तुम सचमुच मुझे और अब नहीं चाहते? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जिसे तुम प्यार से हनी कहकर बुलाते थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। तभी उसकी दृष्टि काले चमकदार चमड़े के जूते दिखाई दिए। मयूरी ने धीरे से सिर उठाया। सामने सिद्धार्थ खड़ा था। उसका काला सूट हवा में लहरा रहा था और चेहरा गुस्से और चिंता से भरा था। उसने गुर्रा कर कहा, मयूरी क्या तुम मरना चाहती हो? उसने मिरर में उसे गिरते हुए देख लिया था और वो खुद को रोक नहीं पाया। मयूरी झट से उठी, उसकी बाहों में समा गई। उसने अपना चेहरा उसके कोट में छिपा कर कहा, सिद्धार्थ तुम वापस आ गए। प्लीज मुझे फिर से मत छोड़ो। अगर तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगी। सिद्धार्थ ने उसे गले लगा लिया। उसका दिमाग उसे छोड़ने को कह रहा था, लेकिन उसका दिल इस लड़की के लिए धड़क रहा था। उसने बेबसी से कहा, मयूरी, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? तुमने साथ मुझे क्या करना चाहिए? मयूरी एक बच्ची की तरह जिद करके बोली, सिद्धार्थ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ही मेरे जीवन का एकमात्र प्यार हो। मेरे साथ बुरा बर्ताव मत करो, वरना एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। सिद्धार्थ ने धीरे से उसके बालों को चूमा। उसे पछतावा तो पहले ही हो चुका था, उन कवड़े वे शब्दों से जो लिफ्ट में कहे थे। उसने धीरे से उसके कान में पूछा, क्या तुम किसी चीज से टकराई थी? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? उसका गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। मयूरी ने सिसक कर कहा, कोई दर्द नहीं, कोई कोई भी दर्द नहीं। जब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मेरे दिल में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसका चेहरा सिद्धार्थ के कोट में छिपा हुआ था। उसकी कोमल और टूटती हुई आवाज ने सिद्धार्थ के संयम को तोड़ दिया। और सड़क के किनारे उसे अपनी बाहों में थामे रहा, जहां समय मानो थम सा गया था। तभी मयूरी के फोन की घंटी बजी और यह मधु का फोन था। मयूरी ने फोन उठाया और कुछ पल बाद सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, सिद्धार्थ, जज आशीष ने मुझे डिनर पर बुलाया है। क्या तुम मुझे वहां छोड़ सकते हो? सिद्धार्थ। उसने उसका नाम कितनी सहजता से लिया, जैसा वो हमेशा इसी से उसे पुकारती हो। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, चलो चलते हैं। होटल पहुंचकर सिद्धार्थ ने गाड़ी में इंतजार किया। मयूरी उसकी आंखों में अब भी आंसू के निशान थी। एक फाइटर की तरह वो कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर जज आशीष ने आंखों में लालच लिए बैठा था। उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, मिस मयूरी, मैं आपकी प्रतिभा का बड़ा फैन हूँ। ये कहकर उसने अपना हाथ मयूरी के हाथ की तरफ बढ़ाया। मयूरी ने चतुराई से अपना हाथ खींच लिया। तभी आशीष ने अब ढोंग करना छोड़ दिया और उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी, दिखावा मत करो। मेरे साथ सो जाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नाम नॉमिनेट हो जाएगा। ये कहकर वो उस पर झपटा। मयूरी अपनी रक्षा के लिए तैयार थी, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। सिद्धार्थ, जिसे कार में बैठे बैठे चिंता होने लगी थी, वहीं दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसको देखते ही आशीष घबरा गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, ये मुझे बकाया रही थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मूर्ख हूं। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कहता, मयूरी ने अपना पैर घुमाया और आशीष के सेंसिटिव पार्ट पर जोरदार लात मारी। कमरे में आके चीख खूज उठी। तभी सिद्धार्थ ने बर्फीली आवाज में ऑर्डर देकर कहा, 3 सेकंड का समय है, यहां से चले जाओ। और उसकी बात सुनकर आशीष लड़खड़ा कर वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद मयूरी ने सिद्धार्थ की आस्तीन खींचकर कहा, सिद्धार्थ, मुझ पर भरोसा करने और उस बूढ़े को सबक सिखाने के लिए थैंक यू। तभी सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा, तुम जानती थी कि वो क्या चाहता है, फिर भी तुम आई क्यों? आगे से मयूरी ने उसे छेड़कर पूछा, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम्हें मेरी परवाह है? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे देखा और बुदबुदा कर कहा, बेशर्म। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मयूरी ने उसे रोका और पंजों के बल खड़े होकर उसके निचले होठों को चूम लिया। सिद्धार्थ की आंखें फैल गई। उसने हैरानी से कहा,
क्या तुम्हें किस करने की लत लग गई है? मयूर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हाँ सिद्धार्थ, क्यों ना मैं तुम्हें भी किस करने दूं। उसकी लाल आंख और उत्तेजक अदा देखकर सिद्धार्थ भी खुद को नहीं रोक पाया। उसने झुककर उसे किस किया और याददाश्त खोने के बाद उसका यह पहला किस था। उसने उसके होठों को हल्का सा काट कर कहा, ध्यान केंद्रित करो। ये कहकर उसने दीवार से उसे सटा लिया। उसका किस कोमल लेकिन डीप था। मयूरी उसकी बाहों में पिघल गई। उसे इस स्पर्श की कब से याद आ रही थी, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला। मधु उसको आवाज देकर अंदर आई। मयूरी। सिद्धार्थ और मयूरी तुरंत अलग हो गई। सिद्धार्थ बिना कुछ कहे बाहर गलियारे में चला गया। तभी मधु ने मयूरी से पूछा, मयूरी आशीष भाग गया, अब क्या करना है? आगे से मयूरी ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग मधु को देकर कहा, कल सुबह इसे रिलीज कर देना। हम गोल्डन लाइटनिंग ड्रामा अवार्ड्स को निशाना बनाएंगे। क्योंकि हम एक छोटी चीज को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीतने की संभावना 90% हो गई। गलियारे में खड़ा सिद्धार्थ उसकी बात सुन रहा था। वो लड़की जो अभी उसकी बाहों में पिघल रही थी, एक चतुर रणनीतिकार की तरह बात कर रही थी। उसकी बुद्धिमत्ता और स्पष्टता ने सिद्धार्थ को इम्प्रेस कर दिया। वो समझदार थी, बहादुर थी, वो जानती थी कि कैसे लड़ना है। तभी मयूरी बाहर आकर उससे बोली, सिद्धार्थ चलो घर चलते हैं। वो आगे चला और मयूरी ने पीछे से चुपके से उसकी छोटी उंगली पकड़ ली। सिद्धार्थ एक पल के लिए रुका, लेकिन उसका हाथ नहीं झटका। मयूरी खुशी से मुस्कुराई और उसकी उंगली को कसकर थाम लिया। बेंटले में सन्नाटा था। मयूरी ने चुप्पी तोड़ी। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें अतीत के बारे में समझा सकती हूँ। राहुल और सचिन वो सब पुराना था। सचिन ने मुझे धोखा दिया। अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करने की कोशिश कर सकते हो? सिद्धार्थ चुप रहा। मिनट बीतने लगे और सन्नाटा भारी होता गया। मयूरी की आंखों में निरुत्ता और निराशा छा गई। उसने उदासी से कहा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो दरवाजा खोलने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। उसके होठ मयूरी के माथे पर जा टिके। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे प्रपोजल पर विचार करूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी की धड़कनें तेज हो गई। उसने मन ही मन में कहा, विचार करोगे मतलब एक संभावना है। ये सोचकर उसने खुशी से उसकी गर्दन में बाह डालकर कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा? तभी सिद्धार्थ ने उसके बाल सहलाकर कहा, चलो पैकिंग करते हैं। मयूर ने उसे एक जोरदार किस किया और खुशी से गाड़ी से उतर गई। सिद्धार्थ ने उसे जब देखा, जब तक वो ओझल नहीं हो गई, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहीं इस समय उधर गुलेरिया विला में माहौल अलग था। जानवी और सिद्धार्थ की मां सारिका मयूरी के फूलों की बौछार वाली वीडियो देख रही थी। तभी नौकरानी ने उसको इसके बारे में बताकर कहा, मैडम, कपड़े फटे होने के बावजूद उसने गुलाबों का इस्तेमाल करके इतना सुंदर डांस किया कि पूरे शहर में सनसनी फैल गई। उसकी बात सुनकर सारिका ने झुंझलाकर वीडियो बंद कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, बस एक मोहक औरत की चाल है। उस सगुन का क्या हुआ? नौकरानी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मयूरी ने उसे भी पकड़ लिया। यंग मास्टर ने उसे पुलिस को सौंप दिया है। यह खबर सुनते ही सारिका और जानवी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। तभी सिद्धार्थ अंदर आया। उसको अंदर आता देखकर सारिका ने नॉर्मल होने का नाटक करके कहा, सिद्धार्थ तुम आ गए बेटा। सिद्धार्थ ने सोफे पर बैठकर सीधे अपनी मां की आंखों में देखा। उसकी आवाज में कोई लचक नहीं थी। उसने सीधे और स्पाट लफ्जों में कहा, मां, आपने मयूरी को फंसाने के लिए कैबेज प्लम के फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों किया? उसकी बात पूरी होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सारिका का चेहरा पीला पड़ गया। मयूरी ने तो केवल सगुन को हराया था, बल्कि खेल का रुख पूरी तरह पलट दिया था। सारिका ने इनकार करने की कोशिश करके कहा, सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम्हें शक है कि मैंने अपनी ही कंपनी का फॉर्मूला लीक किया? वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में व्यंग स्पष्ट था। उसने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, जीके कॉस्मेटिक तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? वो तो बस एक शतरंज के मोहरे हैं। आपने उनका इस्तेमाल मयूरी को फंसाने के लिए किया। सगुन ने कबूल किया है। माँ, अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं। अपने बेटे के तीखे तेवर देखकर सारिका सोफे पर बैठ गई। उसने हार नहीं मानी, बस पैंतरा बदल कर कहा, सिद्धार्थ, तुम आजकल मयूरी के बहुत करीब हो गए हो। मुझे वो लड़की पसंद नहीं। कुलीन परिवारों का न होना एक बात है, लेकिन उसका करेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने अपना एक फाइल मेज पर सरका कर कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे करीब आने के लिए उसका असली मकसद क्या है। आगे से सिद्धार्थ का हाथ एक पल के लिए फाइल पर रुका। फिर उसने उसे बिना खोले वापस रखकर कहा, माँ,
क्या आप मुझे बिना देखे नहीं बता सकती? सारिका ने बेटे के शांत चेहरे को बढ़ा और जहर उगलना शुरू करके कहा। राहुल उसका पहला प्यार और मंगेतर था। फिर सचिन, जिसके साथ वो 18 साल की उम्र में बिस्तर पर गई। उसका अतीत अराजक है। लेकिन उसके बाद सुनने के बाद भी सिद्धार्थ का चेहरा पानी की तरह शांत रहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, दूसरों का उसे पसंद करना उसकी गलती नहीं। हर किसी का अतीत होता है। अब वो बीत चुका है। तब तक सब ठीक है। उसकी बात सुनकर सारिका स्तब्ध रह गई। उसका बेटा इतना उदार कैसे हो सकता था? उसने अपना आखिरी पत्ता फेंक कर कहा, तो तुम्हें इस बात की भी परवाह करनी चाहिए कि उसकी शादी हो गई थी। विवाहित था। सिद्धार्थ की आंखों में ठंडक उतर आई। सारिका ने मौके का फायदा उठाकर कहा, उसने एक अमीर आदमी से शादी की क्योंकि वो उसके प्रति दयालु था। वो आदमी तुम्हारे जैसा दिखता था। मयूरी तुम्हें पसंद नहीं करती। वो तुम में अपने उस हस्बैंड की परछाई ढूंढ रही है। तुम सिर्फ एक ऑप्शन हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुट्ठी भींच ली। उसने झुंझलाकर पूछा, वो आदमी अब कहाँ है? आगे से सारिका ने सफेद झूठ बोलकर कहा, कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसकी बात सुनकर आगे से सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अच्छा हुआ कि उसकी मौत हो गई ताकि फ्यूचर में वो मेरे साथ निश्चिंत रह सके। ये कहकर सिद्धार्थ खड़ा हो गया। उसके होठों पर एक क्रूर और ठंडी मुस्कान थी। उसकी बात सुनकर सारिका को जैसे बिजली का झटका लगा। तब सिद्धार्थ ने उसे अंतिम चेतावनी देकर कहा, माँ, आपने 3 गलतियां की। फ्रीजर की घटना, कपड़े काटना और ये फॉर्मूला कांड। क्योंकि आप मेरी माँ हैं, मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन ये आखिरी बार है। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जानवी और सारिका ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ सुरक्षित है, क्योंकि वो उसकी याददाश्त जा चुकी है और शादी के रिकॉर्ड सील हैं। वो कभी भी नहीं जान पाएगा कि मयूरी का वो डेड हस्बैंड खुद वही है। वहीं उधर बेंटले में सिद्धार्थ का दिल भारी था। माँ की बातों ने उसे गहरा घाव दिया था। क्या वो सचमुच किसी और की परछाई में था? मयूरी का प्रेम क्या वो सिर्फ एक धोखा था? आवश्यक सुरक्षा और पीड़ा ने उसे घेर लिया था। उसने चेतन को फोन करके कहा, सेक्रेटरी चेतन, मैं कल यूरोप जा रहा, 1 हफ्ते बाद लौटूंगा। अगले 1 हफ्ते में मयूरी की किस्मत बदल गई। उसका नाटक जर्नी ऑफ द लव सुपरहिट हो गया। जज आशीष के स्कैंडल को उसने अपनी जीत में बदल दिया और उसने गोल्डन लाइटिंग ड्रामा अवार्ड्स को नई पहचान दिलवाई। अवार्ड्स समारोह की रात मयूरी हल्के हरे रंग की ग्राउंड में रेड कारपेट पर किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। मयूरी मयूरी के नारों से हॉल गूंज उठा था। उसने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सहित 8 अवार्ड जीते। मंच पर ट्रॉफी थामे अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उसने पोडियम के पीछे से कैबेज प्लम की एक बोतल निकाली। मयूरी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैंने अपना हसन पूरा नहीं किया। मेरी सफलता में सिद्धार्थ ने मेरा साथ दिया। मुझे विश्वास है कि हर महिला के दिल में एक सिद्धार्थ होता है। तो लड़कियों, मुझे कैबेज प्लम की एक बोतल खरीदो। इससे तुम्हें वो सिद्धार्थ मिलेगा जो तुम चाहती हो। मयूर ने पूरे शहर के सामने अपने प्यार का इजहार किया। इसका असर जादुई हुआ। 2 घंटों में सारा स्टॉक बिक गया और मयूरी का नाम हर जगह छा गया। अगले दिन मयूरी अपने आलीशान ऑफिस में खिड़की के बाहर शहर को निहार रही थी। उसने मधु से कहा, अब हमारा अगला कदम होगा अपना खुद का वर्क स्टूडियो बनाना। उसकी बात सुनकर मधु खुशी से झूम उठी। उसने खुशी से झूम कर कहा, मयूरी, क्या हम अब लोन खरीद पाएंगे? मयूरी ने हंसकर कहा, बिल्कुल। अब राहुल के असिस्टेंट को फोन करो, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह चाहिए। वो बात तो उससे कर रही थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। सिद्धार्थ 10 दिनों से गायब था, न फोन न मैसेज। उसने मधु से कहा, यूरोप का टिकट बुक करो, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। दोपहर में मयूरी खन्ना एंटरटेनमेंट के ऑफिस पहुंची। राहुल ने उसका स्वागत किया। उसके ऑफिस के बाहर अभी अभी एक लड़की निकली थी जो राहुल की नई गर्लफ्रेंड थी। मयूरी को राहत मिली कि राहुल अब अतीत से आगे बढ़ चुका है। राहुल ने एक फाइल को उसे देकर कहा, मयूरी, ये 10 टॉपिस्ट मीडिया कंपनियां हैं। तुम खन्ना ग्रुप में इन्वेस्ट क्यों करना नहीं करती? आगे से मयूरी ने मुस्कुराकर मना करके कहा, सीओ राहुल, आपके पास पहले से बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं आइलैंड वाइल्ड एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। राहुल ने मयूरी की पसंद की दाद दी। यह कंपनी छोटी थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं थी। मयूरी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक चतुर बिजनेसमैन भी बन चुकी थी। अब जब एक नाम काफी था, यूरोप जाकर उसने अपने रूठे हुए सिद्धार्थ को वापस लाना था। राहुल के साथ मीटिंग खत्म हुई। लास्ट में राहुल ने पूछा, मयूरी, क्या तुम्हारे पास आइलैंड वाइल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं? मैं तुम्हारे स्टूडियो में इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
आगे से मयूरी ने कॉन्फिडेंस से मना करके कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है सीओ राहुल, मेरे पास पैसा है, सिद्धार्थ मेरी मदद करेगा। इसके बाद राहुल के ऑफिस से बाहर निकलते ही मधु बिफर पड़ी। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मयूरी तुमने झूठ क्यों बोला? हमारे पास पैसे नहीं है और सिद्धार्थ की याददाश्त गई हुई है। तुमने राहुल का प्रपोजल क्यों ठुकराया? आगे से मयूरी ने शांत भाव से कहा, तुम नहीं समझोगी, मैं मयूरी खुद एक ब्रांड है। यूरोप से लौटने के बाद मैं काम करके पैसे कमाऊंगी। और राहुल और सिद्धार्थ के बीच कोई नई गलतफहमी नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर मधु ने मयूरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है तुम्हें क्यों डर रही हो। उम्मीद है कि यंग मास्टर सिद्धार्थ की याददाश्त जल्द वापस आ जाए। एक साथ सास, बिजनेस और हस्बैंड को संभालना आसान नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में नमी आ गई। उसने भावुक होकर कहा, थैंक यू मधु। उसी रात मयूरी यूरोप के लिए रवाना हो गई। फिनलैंड पहुंचकर वो चेतन द्वारा दिए गए एड्रेस पर गई। एक खूबसूरत विला के सामने खड़े होकर उसने घंटी बजाई और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दरवाजा खुला लेकिन सामने सिद्धार्थ नहीं बल्कि जानवी खड़ी थी और उसने सिद्धार्थ की सफेद कमीज पहन रखी थी। ये देखकर मयूरी का दिल बैठ गया। कोई भी औरत अपने लवर की कमीज पहनकर दरवाजा नहीं खोलती। जानवी सीढ़ियों पर खड़ी होकर घर की मालकिन की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस मयूरी, क्या आप सिद्धार्थ को ढूंढ रही हैं? मयूरी ने संयम रखकर बना, मिस जानवी, मैं सिद्धार्थ से मिलना चाहती हूँ। जानवी ने पीछे मुड़कर आवाज लगाकर कहा, सिद्धार्थ, क्या आप नहा रहे हैं? मिस मयूरी आपसे मिलने आई है। 1 मिनट बाद सिद्धार्थ बाहर आया। उसके बाल भीगे थे। जल्दबाजी में पहली कमीज में सिर्फ 2 बटन बंद थे। मयूरी ने उसकी कमीज का किनारा पकड़कर कहा, सिद्धार्थ। आगे से सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? सिद्धार्थ का स्वर बड़ा ठंडा था। मयूरी ने कांप कर उसके बात का जवाब देकर कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है। सिद्धार्थ ने उसकी नाक, लाल और पीला चेहरा देखा। उसका दिल पसीज गया लेकिन स्थिति की गंभीरता ने उसे कठोर बना दिया। उसने कठोरता से कहा, मयूरी, जल्दी अपने घर लौट जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा, तुम इतने बिजी हो कि मुझे अंदर भी नहीं आने दोगे? जाह्नवी यहाँ क्या कर रही है? उसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? लेकिन सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने मयूरी के दिल को तोड़ दिया था। विला के अंदर जाह्नवी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की तीखी नजर ने उसी की मुस्कान छीन ली। उसने मयूरी को बाहर खड़े देखा था। सिद्धार्थ ने व्यंग करके कहा, तुम अपने कपड़े लाना भूल गई और मेरी कमीज पहन ली। जाह्नवी, अब हम बच्चे नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। जल्दी कपड़े पहनो, हमें टोनी के साथ डिनर पर जाना है। ये कहकर सिद्धार्थ अपने कमरे में गया। वो पिछले 10 दिनों से सो नहीं पाया था। एक स्थानीय गुंडे टोनी ने उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था और मैनेजर की प्रेग्नेंट वाइफ को किडनैप कर लिया था। ये डिनर उसी को बचाने के लिए था। यहाँ मयूरी का होना खतरनाक था। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने आदमियों को फोन करके कहा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी है, उसको एयरपोर्ट ले जाओ, उसे तुरंत वापस भेज दो। मयूरी को लगा कि सिद्धार्थ ने उसे त्याग दिया। तभी उसने देखा कि कुछ बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने आ रहे हैं। वो घबरा गई और विला के पिछले हिस्से की तरफ भागी। उसने देखा कि दरवाजा बंद था तो उसने दीवार फांद दी। कूदते समय उसके घुटने पेड़ से टकराए। दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसे याद आया कि उसके पेट्स 1 महीने से नहीं आए थे। क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती थी? वहीं बॉडीगार्ड्स की आवाज पास आ रही थी। मयूरी एक गली में छिप गई। तभी एक एसयूवी विला से बाहर निकली। उसमें सिद्धार्थ और जाह्नवी बैठे थे। मयूरी ने तुरंत एक टैक्सी रोकी और उनका पीछा करने लगी। उनकी टैक्सी एक होटल के सामने रुकी। जब मयूरी ने किया से पूछा तो ड्राइवर ने उसकी कलाई पकड़ दी और अश्लील हंसी के साथ बोला, हाँ, मुफ्त है, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। टैक्सी ड्राइवर ने अपमानजनक व्यवहार से मयूरी का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से से $100 का नोट ड्राइवर के चेहरे पर दे मारा और चिल्लाकर कहा, जाकर मर जा। आगे से ड्राइवर ने खिड़की से थूक कर उसे गालियां दी और चला गया। मयूरी, जो पहले ही फिनलैंड के स्टोर और हर कदम पर मिलने वाली परेशानियों से हताश थी, वो सड़क पर खड़ी रह गई। उसने आकाश की तरफ देखा, अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका और खुद को याद दिलाया कि वो बिखरने का वक्त नहीं। उसे सिद्धार्थ को ढूंढना था। वो दौड़ते हुए होटल के अंदर चली गई। होटल के एक आलीशान पर्सनल रूम में माहौल तनावपूर्ण था। फिनलैंड का माफिया डॉन टोनी अपने गोल्डन बिखरे बालों और सिगरेट के धुएं के साथ बैठा था। उसके सामने सिद्धार्थ और जाह्नवी बैठे थे।
सिद्धार्थ ने सीधे मुद्दे की बात पर आकर कहा, टोनी, उस प्रेग्नेंट महिला को रिहा कर दो, हम तुम्हारी शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। टोनी ने धूर्तता से हंसकर सिद्धार्थ के गिलास में वाइन भरकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आज रात हम सिर्फ वाइन पिएंगे। क्या आपको मेरे कैरेक्टर पर भरोसा नहीं? चीयर्स। सिद्धार्थ जानता था कि एक जाल हो सकता है, लेकिन विश्वास जताने के लिए उसने गिलास उठाया और एक घूंट में पी गया। ये देखकर टोनी ने ताली बजाकर कहा, वाह, आपकी ईमानदारी साबित हुई। मैंने आपके लिए इसी होटल में रूम बुक किया है। आज रात यहीं रुके, आपको जवाब कल मिलेगा। ये कहकर टोनी अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद जैसे वो कमरे की तरफ बढ़े, जानवी ने लड़खड़ाकर सिद्धार्थ को सहारा दिया। सिद्धार्थ का चेहरा लाल हो रहा था। उसने जानवी को देखा और भारी आवाज में कहा, टोनी ने मेरे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। जानवी ने इसे मौके के रूप में देखा। उसने सिद्धार्थ की कमीज पकड़ी और उसके होठों को चूम लिया, लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत उसे पीछे धकेल कर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? आगे से जानवी ने उसके गाल को सहला कर कहा, खबर मिली है कि टोनी भागने की तैयारी में है। उसने आपको रोकने के लिए नशा दिया। होटल हमारे लोगों से घिरा है, हमें बस इंतजार करना है। सिद्धार्थ का शरीर तप रहा था, लेकिन उसका दिमाग सतर्क था। तभी उसकी नजर गलियारे में खड़ी मयूरी पर पड़ी। वो लगभग 5-6 मीटर दूर उसे जानवी की बाहों में देखकर स्तब्ध खड़ी थी। सिद्धार्थ के दिल में एक तेज पीड़ा हुई। उसने जानवी को धक्का दिया और मयूरी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन टोनी के आदमी बीच में आ गए। उनमें से एक शराबी गुंडे ने मयूरी का रास्ता रोका और उसके गालों को छूकर कहा, वाह, क्या खूबसूरत औरत, कहां से आई है ये? वहीं सिद्धार्थ बेबस था, नशा उस पर हावी हो रहा था। जानवी उसे खींचकर कमरे में ले गई। दरवाजा बंद होते ही मयूरी को जानवी की आवाज सुनाई दी, सिद्धार्थ, मेरे साथ थोड़ा नरमी बरतो। ये बात सुनकर मयूरी का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने उस शराबी गुंडे को धक्का देकर कहा, दफा हो जाओ यहां से। और ये कहकर वो वहां से भाग निकली। वहीं उधर कमरे के अंदर सिद्धार्थ खुद को ठंडा करने की कोशिश करके शावर ले रहा था, लेकिन तभी जानवी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और धीरे से कहा, चिंता मत करो सिद्धार्थ, मैं तैयार हूं। सिद्धार्थ ने उसे सोफे की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने चिल्लाकर कहा, जाओ और वहां बैठ जाओ। लेकिन जानवी हार मानने वाली नहीं थी। वो उस पर लिपट गई। उसका हाथ सिद्धार्थ की बेड तक जा पहुंचा। ऐसे बीच सिद्धार्थ ने अपना संयम खो दिया और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। उसके लाल आंखों में लश्क नहीं बल्कि क्रोध था। उसने गुर्रा कर कहा, जानवी, मारवा परिवार की यंग मिस के रूप में अपनी हैसियत याद रखो। खुद को ऐसा मत दिखाओ कि तुम खुद को बेच रही हो। बेचना, ये शब्द सुनकर जानवी को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रूम सर्विस की घंटी बजी। सिद्धार्थ ने उसे दरवाजा खोलने का इशारा किया। जानवी बाहर गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाहर संघर्ष की दबी हुई आवाजें आई और फिर सन्नाटा छा गया। अंधेरे कमरे में सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटा अपनी चेतना से लड़ रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक हल्की जानी पहचानी खुशबू उसके पास आई। बिस्तर थोड़ा धसा। उसने अविश्वास में फुसफुसा कर कहा, मयूरी। ये मयूरी ही थी। मयूरी ने अंधेरे में उसे गले लगाकर कहा, अगर मैं नहीं आती तो तुम उसके साथ सो जाते, है ना? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? उसने रोकर उसे मुक्का मारा। सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर बुखार की तरह तप रहा था। तभी मयूरी ने सिसक कर कहा, अगर तुमने सच में किसी और औरत को छुआ तो मैं तुमसे बहुत नफरत करूंगी। आगे से सिद्धार्थ ने तड़प कर जवाब देकर कहा, मेरे लिए तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तभी मयूरी ने उसके दर्द को महसूस किया। वो आगे बढ़ी और उसने उसे चूम लिया। उसने धीरे से उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैं यही हूं। उस रात अंधेरे और नशे के बीच उनका मिलन हुआ। सिद्धार्थ, जो आमतौर पर संयमित रहता था, पूरी तरह बेकाबू हो गया। आखिरी पलों में उसने भारी आवाज में पूछा, क्या ये ठीक है? मयूरी, जो पूरी तरह से प्रेम में डूबी थी, उसने शर्मा कर कहा, हम्म। आधे घंटे बाद मयूरी कमरे से बाहर निकले। उसके पैर कांप रहे थे। चेहरा लाल था, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसे बंधक प्रेग्नेंट महिला को ढूंढना था। वो एक कमरे के पास पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा टोनी के उसी सहायक ने खोला जिसे पहले उसे छेड़ा था। मयूरी को देखते ही उसकी आंखों में हवस चमक उठी। उसने गंदी मुस्कान के साथ कहा, अरे, सफेद हंस खुद चलकर मेरे पास आई है। यह कहकर उसने मयूरी को अंदर खींच लिया, बिस्तर पर पटक दिया और क्रूरता से हंसा। अगर तुम अपना शरीर नहीं बेचोगी तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे आज रात इसका स्वाद चखने दो। ये कहकर वो मयूरी पर झुका तो मयूरी ने अपनी जेब से बेहोश करने वाली स्प्रे और सीधा उसके चेहरे पर छिड़क दी। गुंडा लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। मयूरी ने उसकी जेब टटोली, चाबियों का गुच्छा निकाला और वहां से भाग निकली।
चाबियों की मदद से मयूरी ने होटल का गोदाम खोला। वहां फर्श पर एक प्रेग्नेंट महिला फैक्ट्री डायरेक्टर की वाइफ रस्सियों से बंधी पड़ी थी। मयूरी ने जल्दी से उसकी रस्सियां खोली, उसको दिलासा देकर बोली, घबराओ मत, मैं मयूरी हूं, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। उनकी बात सुनकर महिला ने राहत की सांस ली। तभी मयूरी ने उसके पेट को देखकर कहा, क्या प्रेगनेंसी थका देने वाली होती है? उसकी बात सुनकर महिला हल्के से मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोली, थका देने वाली लेकिन आनंददायक। उसने मयूरी का हाथ अपने पेट पर रखवा कर आगे कहा, मैं तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया। उसे अभी अभी सिद्धार्थ के साथ बिताए पल याद आ गए। तभी अचानक उस महिला ने चिल्लाकर कहा, मिस मयूरी पीछे हटो। वही सहायक जिसे मयूरी ने बेहोश किया था वो होश में आ गया था और गुस्से में उसको लात मारने के लिए उसी की तरफ आ रहा था। मयूरी हट सकती थी, लेकिन उसके पीछे प्रेग्नेंट महिला थी। मयूरी ने खुद को ढाल बना लिया। गुंडे की भारी लात सीधे मयूरी की कमर और पेट पर लगी। मयूरी दर्द से कराह उठी और गिर गई। गुंडा फिर से हमला करने आया, लेकिन मयूरी ने पास पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया, पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। वो खून से लथपथ होकर गिर गया। मयूरी और प्रेग्नेंट महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मयूरी को उस गुंडे और टोनी की बातें याद आई। इसलिए मयूरी ने कहा, हालात खराब है, टोनी भाग चुका है और यह आदमी यहाँ अकेला है। इसका मतलब है कि टोनी ने होटल के बाहर बम या कोई जाल बिछाया है। अगर हम मेन गेट से निकले तो हम मारे जाएंगे। प्रेग्नेंट महिला चलने में असमर्थ थी। तभी मयूरी ने फैसला लेकर कहा, मैं दौड़कर सिद्धार्थ और बाकी लोगों को रोकती हूँ, आप धीरे धीरे आइए। पेट में असहनीय दर्द के बावजूद मयूरी लॉबी की तरफ भागी। होटल के लॉबी में सिद्धार्थ जानवी अब छूट चुकी थी और फैक्ट्री डायरेक्टर अपने आदमियों के साथ खड़े थे। डायरेक्टर घबराया हुआ था। उसने घबरा कर कहा, मेरी वाइफ अभी तक नहीं मिली, हमें टोनी के पीछे जाना होगा। जानवी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, जो उसके किडनैप पर प्रूफ थे, उसने कहा, सिद्धार्थ, हमें अभी निकलना चाहिए, टोनी को पकड़ना चाहिए। सिद्धार्थ ऑर्डर देने ही वाला था कि मयूरी हाँफ कर वहां पहुंची। उसने सिद्धार्थ को चेतावनी देकर कहा, सिद्धार्थ, तुम नहीं जा सकते, बाहर खतरा है। सभी की निगाहें उस पर टिक गई। जानवी की आंखों में जलन की आग थी। उसे पता कि मयूरी और सिद्धार्थ के बीच अभी क्या हुआ है, इसलिए उसने ताना मारकर कहा, मिस मयूरी, जब आपको कुछ पता नहीं तो बकवास मत कीजिए, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। तभी फैक्ट्री डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा, ए लड़की, हमें जाने दो, मेरी वाइफ खतरे में है। आगे से मयूरी ने दर्द को इग्नोर करके सिद्धार्थ की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, सिद्धार्थ मत जाओ, मैंने उस प्रेग्नेंट महिला को बचा लिया है। वो पीछे आ रही है, लेकिन बाहर टोनी का जाल है। उसकी बात सुनते ही डायरेक्टर ने हैरान होकर कहा, क्या क्या तुमने मेरी वाइफ को बचाया? डायरेक्टर अविश्वास में उसे देखने लगा। तभी जानवी ने क्रूरता से हंसकर कहा, झूठ, तुम उस महिला को जानते भी नहीं। तुमने उसे कैसे बचाया? अगर तुमने उसे बचाया तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तभी लॉबी के गलियारे में हलचल हुई। मयूरी ने दृढ़ता से उसकी बात का जवाब देकर कहा, उसका शरीर कमजोर है और उसके कदम बहुत धीमे। उसे यहाँ पहुंचने में कुछ और मिनट लगेंगे। मैं आप सबको बताने के लिए पहले ही दौड़कर आ गई। सिद्धार्थ, तुम बिल्कुल नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। टोनी। मयूरी की सांसें फूल रही थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सिद्धार्थ की सेफ्टी की चिंता थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझ पाता, जानवी ने बीच में बात काट दी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने क्रूरता से चिल्लाकर कहा, बस करो मिस मयूरी, कब तक झूठ बोलती रहोगी? तुम सिद्धार्थ से बार बार मना कर रही हो और असल में तुम्हें उन्हें के लिए ही यहाँ रहना चाहती हो। मिस मयूरी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस समय स्वार्थी हो रही हो? इस प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में 6 महीने का बच्चा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो एक ही शरीर में दो मौतें हो जाएंगी। जानवी के शब्दों में आग के घी का काम कर रहे थे। फैक्ट्री का डायरेक्टर और एम्प्लॉयज ने मयूरी को घृणा से देखा। डायरेक्टर ने सख्ती से कहा, जी हाँ लड़की, हमें तुम पर विश्वास नहीं। हम सभी मिस जानवी पर भरोसा करते हैं। मिस जानवी यंग मास्टर सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड है और वो इन सभी दिनों में हमारे साथ रही। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। अपमान का सिलसिला यहीं न रुका। एक एम्प्लॉय ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल सही, तुम तो एक भोली भाली और खूबसूरत लड़की लग रही हो। मैंने सोचा भी नहीं कि तुम इतनी चालाक हो जाओगी। तुम सच में एक प्रेग्नेंट महिला को इग्नोर करके उसे अकेला छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मजदूरों के शब्द तीखे तीरों की तरह मयूरी को चुभ रहे थे। मयूरी ने सिद्धार्थ की आस्तीन कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में सच्चाई की गुहार थी। उसने धीरे से कहा,
सिद्धार्थ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, तुम सचमुच नहीं जा सकते। मैं तभी एक बॉडीगार्ड सिद्धार्थ के कान में कुछ झुक कर बोला, यंग मास्टर सिद्धार्थ, यदि हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो हमें ऐसा करने पर दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। टोनी फ्लाइट में चढ़ने की तैयारी कर रहा है। ओह! मयूरी के पेट में अचानक एक असहनीय दर्द उठा। वो दर्द से कराह उठी और झुक गई। उस गुंडे की लात का असर अब पूरी तरह से महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ तुरंत झुक गया। उसने मयूरी का छोटा बर्फ जैसा ठंडा हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, क्या हुआ? तभी जानवी ने इसे भी नाटक समझा और ठंडी हंसी हंसकर बोली, मिस मयूरी, क्या आपको अपनी मनचाही चीज मिल गई? आपने देखा कि आप सिद्धार्थ को रुकने के लिए मना नहीं कर सकती, तो आपने इस घटिया तरीके को चुना। भेड़ फिर से जानवी की हाँ में हाँ मिलाने ही वाली थी। सिद्धार्थ ने सिर उठाया। उसकी ठंडी बात जैसे तीखी निगाहों ने पूरे ग्रुप को स्कैन किया। वो निगाह इतनी भयानक कि सबकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। मयूरी के दिल में थोड़ी गर्माहट भी महसूस हुई। उसने फिर से कोशिश करके कहा, सिद्धार्थ, मुझ पर भरोसा करो, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच है। सिद्धार्थ ने नरमी से लेकिन दृढ़ता से उसका हाथ अपनी आस्तीन से छुड़ाया। उसे लगा कि मयूरी डर या जलन के कारण ऐसा कर रही है। उसने मयूरी की आंखों में देखकर कहा, मयूरी, अब नखरे करना बंद करो, मुझे और भी काम करने हैं। क्या तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं हो रही? मैं किसी को भेजकर तुम्हारे कमरे में आराम करने के लिए तुम्हें लेकर जाता हूँ। मुझे थोड़ा समय दो, इन कामों से निपटारे के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरी बात मानो। मयूरी की आंखों में अविश्वास तैर गया। उसने अपना हाथ खींच लिया और 2 कदम पीछे हट गई। उसने अविश्वास भरी आंखों के साथ कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? सिद्धार्थ ने उसके पीले चेहरे और खाली आंखों को देखा। उसका दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसको उसका कर्तव्य पुकार रहा था। तभी डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आइए हम अपनी प्लानिंग्स को जल्दी आगे बढ़ाएं। मेरी वाइफ अभी भी टोनी के कब्जे में है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मयूरी की नजरें हटा ली। भारी मन से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन जैसे वो दरवाजे की तरफ बड़े कमजोर आवाज आई, डियर। यह आवाज सुनते ही सभी ठिठक गई। डायरेक्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी वाइफ लड़खड़ाकर उन्हीं की तरफ आ रही थी। डायरेक्टर ने हैरान होकर कहा, जहान, ये तो चमत्कार हो गया, तुम कहां से आ गई? हम सब तो यही सोच रहे थे कि तुम अभी भी टोनी के पास हो। यह कहकर डायरेक्टर ने दौड़कर अपनी वाइफ को गले लगा लिया। तभी उस प्रेग्नेंट महिला ने हैरानी से अपने हस्बैंड को देखकर कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने मिस मयूरी को पहले सबको इन्फॉर्म करने के लिए नहीं कहा था? ये सब मिस मयूरी की वजह से हुआ, उन्होंने ही मुझे बचाया है। उसकी बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। सबने मुड़कर उस कोने में देखा जहां मयूरी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हॉल की रोशनी में वो किसी बेजान मूर्ति जैसी लग रही थी। वहीं ये सब सुनकर सिद्धार्थ की माथे की नसें तन गई। अपराध बोध की एक लहर ने उसे घेर लिया और वो तेजी से आगे बढ़ा। मयूरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करके बोला, मयूरी, माफ करना। लेकिन इससे पहले कि उसे छू पाता, मयूरी ने 1 कदम पीछे हटकर खुद को उससे दूर कर लिया। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक गहरा खालीपन था। उसने सिद्धार्थ को एक आखिरी बार देखा और फिर दृढ़ता से मुड़ी और लॉबी से बाहर गई। मयूरी! सिद्धार्थ ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट ने उसे रोक लिया। उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, प्रेसिडेंट, टोनी प्लेन में चढ़ने वाला है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ का शरीर तनाव से पत्थर हो गया। उसके अंदर मयूरी के पीछे भागने की तड़प थी, लेकिन वो उन लोगों का कमांडर भी था। उसने क्रूरता से ऑर्डर देकर कहा, अगर तुम उसे जिंदा नहीं पकड़ सकते तो उसे मार डालो। तभी उस प्रेग्नेंट महिला ने चिल्लाकर कहा, अरे, आप मेन गेट से नहीं जा सकते, टोनी ने वहां बम लगाए हैं। डायरेक्टर और बाकी लोग सन्न रह गए। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, क्या? महिला ने हाफ कर समझा कर कहा, हाँ, मिस मयूरी ने सही पहचाना था। टोनी ने हमें एक तमाशा दिखाया था, हम बाहर भागे और विस्फोट में मारे जाएं। मिस मयूरी ने हम सबकी जान बचाई है। उसी समय एक सबऑर्डिनेट ने उसके पास आकर कहा, प्रेसिडेंट सर, होटल के बाहर विस्फोटक मिले हैं, बम स्क्वाड आ रहा है। शर्मिंदगी का एक भारी साया पूरी भीड़ पर छा गया। उन्होंने उस लड़की को गलत समझा जिसने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। तभी डायरेक्टर ने सिर झुकाकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मिस मयूरी ने न सिर्फ मेरी वाइफ की जान बचाई, बल्कि हम सबको बचाया। वो बहुत बहादुर और बुद्धिमान है। तभी प्रेग्नेंट महिला ने चिंता में पूछा, और यंग मास्टर, मिस मयूरी को टोनी के आदमी ने बहुत जोर से लात मारी थी। वो दर्द से करहा रही थी, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। सबकी निगाहें जाह्नवी पर थी, जिनमें अब सम्मान नहीं बल्कि आरोप था। जाह्नवी शर्म और गुस्से से जल रही थी।
उसे याद आया कि कैसे सिद्धार्थ ने उसे बिकने वाली कहा था और कैसे मयूरी के साथ कमरे में उसने मयूरी की दबी हुई सिसकियां सुनी। वो जानती थी कि सिद्धार्थ का दिल किसके पास है। वहीं उधर बाहर की ठंड हवा मयूरी के आंसुओं को सुखा रही थी। उसने एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट चली गई। फिनलैंड का अध्याय उसके लिए बंद हो चुका था। एयरपोर्ट के लाउंज में वो दर्द से दोहरी हो रही थी। तब एक अजनबी युवक ने उसका ध्यान उसकी जैकेट पर लगे खून के धब्बों की तरफ दिलाया, जिनको देखते ही मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पेड़ शुरू हो चुके थे। इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। सिद्धार्थ के साथ बिताई रात, वो साल बिना प्रोटेक्शन के अब सब व्यर्थ था। तभी एक अजनबी ने दयालुता दिखाकर उसे सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट दिया। आगे से मयूर ने गले रूधे से कहा, थैंक यू, और वॉशरूम की तरफ भाग गई। इसके बाद वो दिल्ली इंडिया मेहरा विला में वापस आ गई। अगली रात चंचल जब मयूरी के कमरे में गई तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर एक छोटी सी गेंद की तरह सिकड़ी हुई लेटी थी। चंचल ने उसके चेहरे के बाल को हटाकर पूछा, मयूरी क्या हुआ? मयूरी का चेहरा पसीने से भीगा था और वो कांप रही थी। आगे से मयूरी ने दर्द से तप कर कहा, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये कहते हुए उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने गले से लगाया और वो एक घायल बच्चे की तरह लग रही थी। आगे से चंचल ने उसे घबरा कर कहा, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। लेकिन आगे से मयूरी ने कमजोर आवाज में झूठ बोलकर कहा, नहीं माँ, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं इसलिए दर्द है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। वो अपनी माँ को उस रात के बारे में नहीं बता सकती थी, न ही सिद्धार्थ के साथ उस दर्द भरे प्रेमपूर्ण मिलन के बारे में। चंचल ने उसके लिए ब्राउन शुगर का पानी बनाया। मयूर ने चुपचाप लिया, हालांकि उसका मन उल्टी करने का कर रहा था। तभी चंचल ने उससे पूछा, क्या तुम सिद्धार्थ को ढूंढने यूरोप नहीं गई थी? वहां क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी आंखें मूंद कर कहा, कुछ नहीं, मैं सिद्धार्थ के साथ अच्छा समय बिता रही हूँ। वो मुझे शॉपिंग और डिनर पर ले गया। हालांकि झूठ बोलकर उसका दिल रो रहा था। अपनी माँ के जाने के बाद मयूर ने तकिए में मुंह छिपा लिया। उसके आंसुओं का बांध टूट गया। उसने अपनी आवाज दबाने के लिए अपने होठों पर इतना जोर से काटा कि खून निकल आया। खून का स्वाद कड़वा था, बिल्कुल उसकी यादों की तरह। वो सिद्धार्थ को इतना याद कर रही थी, फिर भी वो उसे इतनी दूर थी। देर रात चंचल फिर से कमरे में आई। मयूरी सो चुकी थी, लेकिन उसकी नींद बेचैन थी। माँ की नजर मयूरी के हाथ पर पड़ी। उसकी आस्तीन के कफ का सूखा खून लगा था। चंचल ने धीरे से उसकी आस्तीन ऊपर की तो देखा उसकी हथेली बुरी तरह से छिल गई थी। ये देखकर माँ का दिल पसीज गया। ये लड़की तो बस घूमने गई थी, फिर ये चोट कैसे? उसने धीरे से इस पर दवा लगाई, लेकिन मयूरी नींद में दर्द में करहा उठी। मोह, दर्द हो रहा है। उसकी हालात देखकर चंचल की आंखों में आंसू आ गए। तभी मयूरी के पापा धर्मपाल कमरे में आए और उन्होंने धीरे से पूछा, क्या मयूरी सो गई? चंचल ने उस बात का जवाब देकर कहा, हाँ, उसका शरीर ठंडा है। मैं आज रात इसके साथ सोऊंगी। ये कहकर चंचल बिस्तर पर मयूरी के बगल में लेट गई। नींद में मयूरी को अपनी माँ की चिर परिचित गर्माहट महसूस हुई। उसने अनजाने में अपनी माँ की तरफ करवट ली और अपना सिर उनकी बाहों में छिपा लिया, जैसे वो दुनिया के सारे तूफानों से बचने के लिए अपने सुरक्षित जगह पर लौट आई हो। उसकी नींद में उसने बुदबुदा कर कहा, मोम, और एक गहरी थकी हुई सांस ली। लेकिन उसकी माँ बेचैन हो गई थी। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था। क्या उसकी माँ ये कभी जान पाएगी कि मयूरी का साथ यूरोप में क्या हुआ? क्या सिद्धार्थ को पता चलेगा? क्या ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हो गई मयूरी को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।